कब है? 1987। इसके बाद में PSLV कब है? 1994। ये भी असफल हो गया था। 1993 में असफल हो गया था। फिर हमने कौन सा? GSLV। कब की बात है ये? 2001 में। सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? GSLV। सबसे पावरफुल प्रक्षेपण यान है। और सबसे ज्यादा यूज किसका करते हैं हम? तो मुख्य प्रक्षेपण यान तो ये हो गया मुख्य। सबसे ज्यादा शक्तिशाली कौन सा हो गया? GSLV। इनको बनाने में बहुत ज्यादा कॉस्ट लगती है, बहुत ज्यादा कॉस्ट, लागत भी ज्यादा है और समय भी ज्यादा लगता है। 3-3, 4-4 महीने लग जाते हैं इन रॉकेट्स को बनाने में। इनके पार्ट्स को संकलित करना, असेंबल करने में लगभग कितना टाइम लग जाता है? 3 से 4 महीने लग जाते हैं। हालांकि काफी लंबी दूरी पर बड़े उपग्रह छोड़ने में तो यही काम आएंगे, इनको बना भी लेंगे हम। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि छोटे छोटे उपग्रह हैं, 500 kg, ये तो कितना 5-5, 10-10 टन, 1000 kg तक छोड़ सकते हैं ये। 500 kg, 300 किलो, 200 kg, ऐसे उपग्रह को छोड़ने के लिए ये थोड़ी बनाएंगे हम। ये बनाएंगे तो हमें टाइम भी बहुत ज्यादा लग जाएगा और इतनी दूर भी नहीं भेजना है, मात्र 500 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 500 किलोमीटर तक। तो कहने का मतलब छोटे उपग्रह छोड़ने के लिए यदि ये बनाएंगे तो नुकसान होगा, हमें फायदा कम होगा, लागत का भी नुकसान होगा और समय भी वेस्ट जाएगा। इसके लिए तो हमने क्या समाधान निकाल लिया कि हम छोटे यान बनाएंगे, बेबी रॉकेट। क्या बनाएंगे? बेबी रॉकेट। और इनका नाम है SSLV, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। समझ गए? इसके कई स्टेज होते हैं, हमने टेस्ट भी कर लिया, लगभग 2 टेस्ट हो गए ना अभी, D2 तक टेस्ट भी कर लिया हमने। उसी प्रकार एक बार रॉकेट बनाया, प्रक्षेपित किया, उसके बाद भी डिस्ट्रॉय हो गया, मतलब दोबारा यूज नहीं कर सकते इनको अभी तक। तो इसके लिए समाधान के लिए क्या किया हमने? RLV, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। ऐसे व्हीकल भी बना रहे हैं हम। हालांकि प्रेजेंट में इसका जो मुख्य उपयोग है वो नासा करता है एक तो, और कौन करता है? स्पेस एक्स एलन मस्क की कंपनी है। लेकिन ये बहुत पैसे लेता है, किसी भी उपग्रह को छोड़ने के लिए 100 करोड़ रुपए, 200 करोड़ रुपए से प्राइस है। हमने क्या किया? हमने भी RLV डेवलप कर रहे हैं हम। हालांकि इसके कई स्टेज होते हैं अलग अलग, कुछ टेस्ट भी किया हमने। स्वतः लैंडिंग का टेस्ट भी कर लिया कि वापस जाएगा, छोड़ देगा सैटेलाइट को और वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। ऐसा जरूरी है, विशेषकर मानवयान, किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष में भेजना है तो उसको वापस भी बचा के लाएंगे या फिर वहीं छोड़ देंगे? वापस बचा के लाने में कौन सा सही है? RLV। तो भविष्य में हम गगनयान मिशन है हमारा, गगनयान जो भारत का क्या होगा? मानव सहित मानव को ले जाने वाला क्या होगा? मिशन। तो उसमें इस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। आज हम 2 रॉकेट के बारे में बात करेंगे, एक तो RLV और एक SSLV। RLV पूरा नाम बताओ देंगे? रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। इसका एकमात्र उद्देश्य तो क्या है? क्या है इसका उद्देश्य? मतलब यही है कि जो भी पेलोड होगा, पेलोड में क्या क्या शामिल होते हैं? उपग्रह को उसकी कक्षा में छोड़ने के बाद में वापस कहां तक आ सके? ये पृथ्वी तक, वापस पृथ्वी तक आ सके, ये इसका उद्देश्य है। कौन सी कक्षा में छोड़ेंगे इनके द्वारा? लियो, लो अर्थ ऑर्बिट। आज हम बात भी करेंगे लियो, मियो, जियो, जो कौन कौन सी कक्षाएं हैं, कौन सी कक्षाएं कितनी दूर हैं और उसमें कौन कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं। कई बार क्वेश्चन मिलान करवा लेता है। कौन सी कक्षा में छोड़ेंगे? इससे लियो। इसमें वापस आएगा रॉकेट, इसका मतलब ईंधन के साथ साथ जो ऑक्सीकारक होता है वो कौन सा उपयोग में करेंगे? लेंगे वायुमंडल का ऑक्सीजन लेंगे। और उसके लिए मैंने एक इंजन बताया था, स्क्रैमजेट। कौन सा इंजन था? कि यहां से ले जाने की आवश्यकता नहीं है ऑक्सीकारक, वायुमंडल से ऑक्सीजन को ये प्राप्त करेगा, स्क्रैमजेट।
कौन सा इंजन यूज में करते हैं इसमें? स्क्रैम जेट। पहले जेट विमान था, पहले रॉकेट था, फिर जेट था, फिर रामजेट, ये स्क्रैम जेट, और उससे आगे ड्यूल मोड रामजेट। स्क्रैम जेट इंजन का यूज करेंगे हम। और इसके लिए जो 2016 में टेस्ट किया था वो था RLVTD, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। इसमें कई स्टेज हैं। एक स्टेज इसमें है कि वापस से स्वतः लैंडिंग करे खुद ही, तो स्वतः पृथ्वी पर लैंडिंग, ये टेस्ट हमने कर लिया इसमें। किसमें? RLV में। मतलब कंप्लीटली यूज करना शुरू नहीं किया अभी तक हमने। नासा और स्पेस एक्स इसका यूज कर रहे हैं पहले से, लेकिन हमें अभी तक टेस्ट के इसके अलग अलग चरण है, उस पर ही चल रहे हैं अभी तक। समझ गए? क्या क्या फायदे हो जाएंगे इससे? फायदे क्या होंगे? लाभ बताओ देखें। लागत बचेगी, बार बार हमें रॉकेट नहीं बनाने होंगे, एक ही रॉकेट का 2 बार उपयोग कर पाएंगे हम, 2 बार उपयोग कर लेंगे। और ये यदि सक्सेस हो जाता है तो हमारा जो गगनयान है, गगनयान मतलब मानव जो मिशन है वो सक्सेस हो जाएगा। प्रेजेंट में इसका उपयोग कौन कौन करता है? एक तो नासा और एक है स्पेस एक्स। स्पेस एक्स लिखें इसके बारे में। उसके बाद में कौन सा पढ़ेंगे? SSLV। SSLV पूरा नाम बताओ देखें। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसको क्या कहते हैं? भारत का सबसे हल्का प्रक्षेपण यान है ये। भारत का सबसे हल्का प्रक्षेपण यान। इसको बेबी रॉकेट भी कहते हैं, बेबी रॉकेट भी कहते हैं। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? छोटे उपग्रह छोड़ना, छोटे उपग्रह छोड़ना, छोटे उपग्रह। छोटे उपग्रह छोड़ने के साथ साथ एक और है, छोटे उपग्रह तो उनसे भी छोड़ सकते हैं, बहुत ज्यादा छोड़ सकते हैं, जैसे 104 भी छोड़ा हमने एक साथ, लेकिन कम समय में छोड़ना। उसको बनाने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। इसको मात्र 72 घंटे में असेंबल कर सकते हैं हम। कितने घंटे में? 72 घंटे में पूरे पार्ट्स को एकत्रित करके ये यान बना सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। छोटे उपग्रह को बहुत कम समय में, बहुत कम समय में छोड़ना इसका उद्देश्य है। क्या क्या विशेषता है इसकी? एक तो मात्र कितने टाइम में असेंबल कर सकते हैं इसको? 72 आवर्स में, 3 दिन में ही असेंबल कर सकते हैं, उनमें 3 से 4 घंटे लगते हैं। दूसरा, बहुत कम वजन के उपग्रह छोड़ सकते हैं, लगभग 500 किलोग्राम तक, और 500 किलोमीटर तक की दूरी में छोड़ सकते हैं। और इसके लिए भी हमने टेस्ट कर लिया। कौन कौन सा टेस्ट कर लिया? SSLV D2। अभी कौन सा कर लिया? D2। लिखो देखें इसके बारे में, RLV के बारे में लिखो। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल। नहीं, एक से अधिक बार, इसे फिक्स नहीं है। हाँ, इसको चेंज कर देंगे। अभी तक अपने लॉन्चिंग स्टेशन वही है, श्रीहरिकोटा। चेन्नई में डेवलप कर रहे हैं, अभी डेवलप किया जाएगा, अभी तैयार नहीं हुआ। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल लिखो। उद्देश्य, इसका उद्देश्य है पेलोड कॉस्टिंग में लिखो उपग्रह को,
कक्षा में छोड़ने के बाद पुनः पृथ्वी पर लाना, वापस लाना इसको, इसका उद्देश्य ये कि रॉकेट को सुरक्षित से वापस लाना। अर्थात अगली लाइन से लिखो, अर्थात ऐसे प्रक्षेपण यान जिनका पुनः उपयोग किया जा सके, अब समझ गए? रीयूज, दोबारा से क्या करेंगे? उपयोग, मतलब उपग्रह को छोड़ करके वापस आ जाएगा कहां पर? पृथ्वी पर। नेक्स्ट लिखो, कक्षा लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, निम्न भू कक्षा में प्रक्षेपण। कक्षा कौन सी रहेगी? लियो, लो अर्थ ऑर्बिट में प्रक्षेपण। इंजन स्क्रैमजेट, नेक्स्ट लिखो, वर्तमान में इसका उपयोग नासा तथा स्पेस एक्स द्वारा किया जा रहा है। नासा द्वारा किया जा रहा है। नेक्स्ट लिखो, भारत ने 2016 में RLV-TD का सफल परीक्षण किया। RLV-TD का सफल परीक्षण किया। फुल फॉर्म लिखो नीचे, RLV टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। RLV टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। अर्थात भारत ने, पूरा नाम लिख लिया, डेमोन्स्ट्रेटर मतलब एक मिशन था इनका, भारत का, और उसमें क्या टेस्ट किया इन्होंने? स्वतः पृथ्वी पर लैंडिंग। लिखोगे, अर्थात भारत ने स्वतः लैंडिंग मिशन पूरा कर लिया। स्वतः लैंडिंग मिशन पूरा कर लिया। लाभ लिखो, इसके लाभ, फायदे। लागत में बचत, एक से अधिक बार उपयोगी, मानव सहित मिशन पूर्ण होंगे।
बताओ देखें, RLV का फुल फॉर्म क्या है? RLV क्या है? एक प्रक्षेपण यान है। इससे पहले जितने भी प्रक्षेपण यान थे वो क्या एक बार छोड़ने के बाद में डिस्ट्रॉय हो जाते थे, और ये क्या काम करेंगे, इनका दोबारा भी उपयोग किया जा सकेगा। दोबारा उपयोग कैसे कैसे किया जा सकेगा? उपग्रह को छोड़ना, वापस घूमना, सकुशल पृथ्वी पर लैंडिंग करना। तो हमने कहाँ तक टेस्ट कर लिया इसका? स्वतः लैंडिंग मिशन भी कंप्लीट कर लिया हमने, समझ गए? कौन सी कक्षा में इसके द्वारा उपग्रह छोड़े जा सकते हैं? लियो, लो अर्थ ऑर्बिट, ये छोड़ते हैं 900 से 1000 किलोमीटर के आसपास। कौन से इंजन का उपयोग किया जाएगा? स्क्रैमजेट। नेक्स्ट, SSLV, 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 देखो, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, भारत का सबसे हल्का प्रक्षेपण यान, भारत का सबसे हल्का प्रक्षेपण यान, भारत का सबसे हल्का प्रक्षेपण यान। नेक्स्ट लाइन, इसे बेबी रॉकेट भी कहते हैं, इसे बेबी रॉकेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? भारत का सबसे हल्का, सबसे शक्तिशाली GSLV, मुख्य प्रक्षेपण यान PSLV, प्रथम SLV, दूसरा ASLV। लिखो आगे, उद्देश्य, छोटे उपग्रह को, छोटे उपग्रह को, छोटे उपग्रह को बहुत कम समय में, छोटे उपग्रह तो और भी छोड़ सकते हैं हम, लेकिन तुरंत छोड़ना है 3 दिन के अंदर, बहुत कम समय में छोड़ना। दोनों शब्दों को अंडरलाइन करेंगे, छोटे उपग्रह को और बहुत कम समय में। विशेषता लिखो, इसकी विशेषता, विशेषता लिखो, इसे मात्र 72 आवर्स में असेंबल किया जा सकता है, इसे मात्र 72 आवर्स में असेंबल किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है। और PSLV GSLV बनाने में 3 से 4 महीने लग जाते हैं। स्पेस एक्स छोटे उपग्रह को छोड़ने का किराया लेता है 100 करोड़ रुपए। कितने रुपए लेता है? 100 करोड़। इससे हम मात्र 30 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से क्या बना देंगे? SSLV तैयार करके उपग्रह छोड़ के वापस आ जाएंगे। इसरो की कमाई भी चालू हो जाएगी भविष्य में। आगे लिखो, 500 किलोग्राम तक के उपग्रह छोड़ सकते हैं। मैक्सिमम कितना? 500 किलोग्राम, 200 किलोग्राम, 300, छोटे छोटे उपग्रह इससे छोड़ सकते हैं। 500 किलोग्राम तक के उपग्रह छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट, 500 किलोमीटर तक उपग्रह छोड़े जा सकते हैं। ,500 किलोमीटर तक उपग्रह छोड़े जा सकते हैं। नेक्स्ट लिखो, भारत में SLV D2, इससे पहले D1 का, SLV D2 का सफल परीक्षण किया।
SLV-D2 का सफल परीक्षण, SSLV, बिल्कुल SSLV-D2 का सफल परीक्षण किया। PSLV GSLV से क्वेश्चन आने की संभावना है, बाकी फुल फॉर्म मिलान करवा लेगा, क्रम पूछ लेगा इनका। तो इन फ्यूचर, फैन ऑन कर देना यहाँ से, पीछे से होगा शायद। इन फ्यूचर, भविष्य में, अभी तो होड़ मची हुई है क्या, चंद्रमा पे चले जाएं, सूर्य पे चले जाएं, ये काम कर लें, ये काम कर लें, उनमें तो हम GSLV PSLV का यूज करते हैं, फायदा कुछ भी है नहीं, सिर्फ होड़ मची हुई है। और होड़ में क्या होते हैं, नुकसान ही नुकसान है। जब सभी लोग जहां पहुंच जाएंगे, रिकॉर्ड बन जाएंगे, उसके बाद में छोटे छोटे उपग्रह भेजेंगे, तो भविष्य के रॉकेट ये दो ही हैं अपने। कौन कौन से, RLV और वर्तमान में तो PSLV GSLV लंबी दूरी के लिए होड़ मची, कोई चंद्रमा पे जा रहा है, कोई अपनों छोड़ दिया चंद्रयान 3, बाद में रूस ने रिकॉर्ड बनाने के लिए बाद में लूना 25 छोड़ दिया। बताओ कब हो गया, आज तो पहुंचेगा कहां से, रह गया। 22 तारीख कब है, कल है ना, कल पहुंचेगा वो। अपना तो सही है ना, ठीक है, तो अपना सही रहना चाहिए, अपना रिकॉर्ड अपने नाम ही होना चाहिए। भविष्य के रॉकेट ये होंगे, पुराने रॉकेट कौन से हो गए, प्राचीन SLV SL, इनका कोई उपयोग नहीं किया जा रहा। अब इसमें कुछ शब्दों का यूज आया था, हमने एक तो क्रायोजेनिक शब्द का यूज आया था ना, तो क्रायोजेनिक के बारे में, क्रायोजेनिक इंजन कौन से प्रक्षेपण यान में, GSLV। पहली बार कब टेस्ट किया, 14 में। तो ये लिख लो, एक तो नोट डाल के लिखो, नोट लिखो, क्रायोजेनिक तकनीक, क्रायोजेनिक तकनीक। क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है, इसमें ईंधन के रूप में तो किसका उपयोग करते हैं, द्रव्य हाइड्रोजन, और ऑक्सीकारक के रूप में द्रव्य ऑक्सीजन। ये कैसे बनेगा, -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर, गैस है हाइड्रोजन, इसको बहुत ज्यादा माइनस टेम्परेचर पे चलेंगे तो क्या बन जाएगा, ये द्रव्य। और ये -183 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में ईंधन के रूप में किसका उपयोग करते हैं, और ऑक्सीकारक के रूप में। आसानी से हमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिली है, बहुत लंबा इतिहास रहा है, लेकिन भारत ने पहली बार, फर्स्ट बार भारत ने पहली बार सफल परीक्षण किसमें, GSLV द्वारा 2014 में किया, और करने के बाद में भारत दुनिया का कौन सा देश बन गया, 6ठा। कौन कौन से इंजन बनाए, क्रायोजेनिक इंजन 7.5 लिखवाया था, क्रायोजेनिक इंजन 20। ये तो ऐसा है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली है, ये सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है ये। तो ये तो 6th स्टेटमेंट बना सकता है, 5वां स्थान है, 6ठा स्थान है, और कब किया, 2014 में। कौन से यान में, GSLV द्वारा, समझ गए। और ईंधन कौन सा है, ऑक्सीकारक कौन सा। ये 3-4 बातें हैं इसके बारे में, लिखो इसमें, नोट में लिखना, क्रायोजेनिक तकनीक लिखो, इसमें ये दोनों लिख लो, ईंधन ये, ऑक्सीकारक ये। ईंधन कौन सा होता है इसमें, द्रव्य हाइड्रोजन। बहुत बड़ी चुनौती है इतने लेवल पे ले जाना। दूसरा, इनको मेंटेन करना, एक बार तो -डिग्री में जाएंगे, और रॉकेट में कितनी गर्मी, तापमान ज्यादा होता है उस समय। फिर भी हमने सफल टेस्ट कर लिया 2014 में, 2014 में। ये दोनों लिख लिया, ईंधन और ऑक्सीकारक। ये लिखो, भारत ने पहली बार सफल परीक्षण भारत ने पहली बार सफल परीक्षण
जीएसएलवी द्वारा 2014 में किया, 2014 में किया। आगे लिखो, भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया। भारत ऐसा करने वाला दुनिया का छठा देश बन गया। अप्रोच तो आप समझ ही गए, 6 की जगह 5 लिख देगा, 4 लिख देगा, कौन सा कथन सही है कौन सा कथन गलत है। गलत है या गलत है? आगे लिखो, उदाहरण लिखो, उदाहरण CE 7.5 क्रायोजेनिक इंजन 7.5 और CE 20 CE 20 20 को आगे लिखो। यह है दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली क्रायोजेनिक इंजन है। बार बार हमने प्रणोदन शब्द का यूज किया था ना, 4 स्टेज प्रणोदन, 3 स्टेज, 5 स्टेज, ठोस, तरल, ये नाम लिया था। ठोस तो किस किस में थे? SLV, ASLV में, पहली बार तरल का PSLV में, और पहली बार क्रायोजेनिक GSLV में। ये भी पहुंच सकता है। तो प्रणोदन शब्द का मतलब ही क्या होता है? ईंधन प्लस ऑक्सीकारक। ईंधन प्लस ऑक्सीकारक, इन दोनों क्या कहते हैं? प्रणोदन। क्या कहते हैं? प्रणोदन। इसका मतलब ये है कि ईंधन बिना ऑक्सीकारक नहीं जलता है। ईंधन किसकी उपस्थिति में जलेगा? ऑक्सीकारक की उपस्थिति में जलेगा। हालांकि मैंने कुछ बेसिक तो बता दिया था, किसमें? डिफेंस में। ठोस, द्रव्य, क्रायोजेनिक और नाभिकीय, ये बताया था। तो बताओ ठोस में कौन सा था? HTPB, और द्रव्य उसमें तरल में UDMH, और क्रायोजेनिक में ये है। ऑक्सीकारक का नाम भी लिखवा देता हूं मैं। जैसे नोट नंबर 2 लिखो, प्रणोदन। नोट नंबर 2 प्रणोदन। और प्रणोदन का मतलब क्या होता है? ईंधन प्लस ऑक्सीकारक, प्लस ऑक्सीकारक। ठोस प्रणोदन पहला कौन सा है? ठोस प्रणोदन। दूसरा तरल प्रणोदन या द्रव्य प्रणोदन। और तीसरा भी लिख लिया हमने, कौन सा? क्रायोजेनिक, जिनका यूज किया जा रहा है अभी। प्रणोदन। अच्छा, इसमें बताओ, देखें ठोस में ईंधन तो कौन सा रहेगा? HTPB, इसमें UDMH, और इसमें द्रव्य हाइड्रोजन। इसमें बताओ, देखें अमोनियम परक्लोरेट, परक्लोरेट, अमोनिया परक्लोरेट, और UDMH में नाइट्रोजन परऑक्साइड, और इसमें द्रव्य ऑक्सीजन। HTPB UDMH की फुल फॉर्म पूछूंगा। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। दोबारा से बताओ, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन लिखवा रखा है पहले। हाइड्रोक्सिल, एग्जाम में फुल फॉर्म पूछने की आदत है उसकी। किसकी? एग्जाम में थोड़ी होता है वो, पेपर बनाने वाला डोकरे की। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड
टर्मिनेटेड पॉली ब्यूटाडाइन। और इसकी क्या है? अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन डाइमिथाइल हाइड्रोजन। तो ये ईश्वर की दया से यहीं से क्वेश्चन आएगा अब की बार। ठीक है, मिलान करवाएगा और आप लोग सभी सही करेंगे। प्रणोदन का मतलब समझ गए? ईंधन प्लस ऑक्सीकारक। लिख लिया क्या सभी ने? STPB का फुल फॉर्म बताओ देखें। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन। UDMH का डाइमिथाइल। ठोस प्रणोदन में ईंधन तो कौन सा होता है? ऑक्सीकारक कौन सा होता है? तरल जो प्रणोदन होता है उसमें ईंधन और ऑक्सीकारक है। क्रायोजेनिक में ईंधन ऑक्सीकारक है। नीचे लिखो अर्थात प्रणोदन में ईंधन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही जलता है। प्रणोदन में ईंधन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही जलता है। ईंधन ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ही जलता है, जिसके परिणाम स्वरूप रॉकेट के पीछे अत्यधिक मात्रा में गैसों का उत्सर्जन होता है तथा रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत
क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत, कोष्टक में संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम के तहत आगे बढ़ता है। संवेग संरक्षण के नियम के तहत आगे बढ़ता है। ईंधन जलेगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीकारक की उपस्थिति में। ईंधन के जलने से रॉकेट के पीछे क्या निकलती है? धुआं, गैस बहुत तीव्र गति से निकलती है और रॉकेट आगे बढ़ता है। अब बार बार और कौन से शब्दों का यूज हुआ हम पढ़ेंगे उसी सीक्वेंस में, जैसे 1969 में इसरो, 72 में अंतरिक्ष विभाग, 75 में आर्यभट्ट, 80 में क्या टेस्ट कर लिया? SLV, 87 में, 94 में PSLV, 2001 तक पहुंच गए हम, 2001 में GSLV, फिर हम 2008 पढ़ेंगे, 2013 पढ़ेंगे, 2015 पढ़ेंगे, 2017 पढ़ेंगे, 2019, 2023 क्रम वाइज ही पढ़ेंगे। बीच बीच में कुछ शब्द आ रहे हैं उनको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, समझ गए? क्या क्या पढ़ लिया बीच में? एक तो क्रायोजेनिक के बारे में पढ़ लिया और एक प्रणोदन के बारे में। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने की ज्यादा संभावना रहती है। अब इसी में बार बार कुछ कक्षाओं का नाम भी आया था कि LEO, लो अर्थ ऑर्बिट, मीडियम अर्थ ऑर्बिट, नाम आया था ऐसे। तो कक्षाओं के बारे में पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद उपग्रह के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कक्षा कौन सी कक्षा में उपग्रह को छोड़ा जाता है और कौन कौन से उपग्रह छोड़े जाते हैं, उनके नाम भी पूछ लेता है कई बार। तो उपग्रह की डिटेल पढ़ेंगे और कक्षाओं के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट नया टॉपिक लिखो, देखें पृथ्वी की कक्षा। पृथ्वी की कक्षा सही घोड़ा भी नहीं बनता, पहले सही बनता था। नजर लग गई? ललित ने नजर लगा दी है। ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। कक्षा किसे कहते हैं? कक्षा, कक्षा कोई काल्पनिक है या फिर वैसे फिक्स है? काल्पनिक है ये, मतलब जिस रास्ते पर है कोई भी पिंड, कोई भी उपग्रह चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं? कक्षा। जैसे हमने ये कहां से सिद्धांत लिया? चंद्रमा से। प्राकृतिक उपग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगा रहे हैं, तो उसी हिसाब से अध्ययन किया वैज्ञानिकों ने, तो पता चला कि ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक बार किसी भी उपग्रह को छोड़ दो धक्का देके, उसके बाद में कोई घर्षण तो है नहीं, यहाँ पे कुछ वायुमंडल तो है नहीं, वो अपनी अपनी कक्षाओं में फिक्स गति से चक्करें लगाता रहेगा। तो काल्पनिक पथ है कक्षा। वास्तव में एक लाइन में बात करें तो क्या है? काल्पनिक पथ है। पृथ्वी की चारों तरफ है। अब अलग अलग जगह अलग अलग उपग्रह छोड़ते हैं हम, तो अलग अलग ही कक्षाएं हैं। सबसे पास में है LEO, कौन सी है? लो अर्थ ऑर्बिट। उसके बाद में MEO, कौन सी है? MEO, मीडियम अर्थ ऑर्बिट। फिर कौन सी है? GEO, जियो अर्थ ऑर्बिट। ये 3 है। उसके बाद में और भी हैं, इनके कई प्रकार हैं, जैसे 0 डिग्री तो ये ऐसे है और ध्रुव ऐसे हैं। तो कुछ उपग्रह तो ऐसे चक्कर लगाते हैं, दूरी तो इतनी है लेकिन विषुवत रेखा के चारों ओर। कुछ उपग्रह ध्रुवों के चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते हैं, वो इनके सब डिवीजन है, इनके सब डिवीजन है, मेन तो यही है। अच्छा, लियो कहां तक है? टोटल डिस्टेंस तो है 160 से 2000 तक वैसे, लेकिन हम औसतन उपग्रह कहां छोड़ते हैं? 900 से 1000 किलोमीटर पे। मैक्सिमम जो डाटा ये अलग अलग मिलेगा किताबों में, आंकड़े तो अलग अलग ही मिलेंगे। मैक्सिमम 160 से 2000, 2000 से 20000 और 20000 से 35786। इसको लगभग क्या कहते हैं? 36000 कहते हैं हम इसको, समझ गए? मतलब एक नियम पढ़ा था केपलर का, तीसरा नियम, क्या? परिक्रमण काल का नियम। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी तो जो भी घूमने का आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। मतलब इसीलिए यहाँ पे ये दूरी कैसे निकाला हमने? हमें क्या निकालना था? 24 घंटे। मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे 24 घंटे में घूमती है, तो इतनी दूरी पर छोड़ना था हमें ताकि पृथ्वी के समान ही दिखाई दे। इसलिए संचार उपग्रह यहाँ छोड़ते हैं।
लगभग 36,000 लिख देते हैं किताबों में, 35,786। उससे बीच में 20,000 तक है मियो, और 160 से कहीं पे 62 भी मिलेगा आपको। 162 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक क्या है लियो। लेकिन उपग्रह कहां छोड़ते हैं हम? 900 से 1000 किलोमीटर तक उपग्रह छोड़ते हैं हम। इसमें यहां पर बीच में छोड़ेंगे, इसमें बिल्कुल यहां पर। अब जितना पास में होगा उतना ही कम समय लगेगा। यहां पर उपग्रह मात्र 90 मिनट से 128 मिनट, मतलब 2 घंटे के अंदर अंदर पूरा चक्कर लगा देता है, इतनी स्पीड में चलेगा। जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी समय भी बढ़ेगा। यहां चलते चलते 2 से 10 दिन लगता है, और यहाँ पे पूरा 24 घंटे लगते हैं उपग्रह को पूरा एक चक्कर लगाने में। समझ गए? यहाँ पे संचार उपग्रह छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं यहाँ पर? संचार उपग्रह। यहाँ पे नौवहन जैसे जीपीएस वगैरह, नौवहन उपग्रह छोड़ते हैं उपग्रह। और यहाँ पे दूर संवेदी किसे कहते हैं? पिक्चर लेने के लिए, अध्ययन करने के लिए दूर संवेदी, मतलब सुदूर संवेदी उपग्रह छोड़े जाते हैं। दूसरा और भी क्वेश्चन पूछता है कि अंतरिक्ष स्टेशन कहां पे बनाए जाते हैं किसी भी देश में? लियो में। किसी भी देश का अंतरिक्ष स्टेशन होता है। राकेश शर्मा कहां गए थे? अंतरिक्ष स्टेशन पे जाके आए थे। तो अंतरिक्ष स्टेशन कहां पे रख देते हैं? लियो में। दूसरा जो टेलीस्कोप होते हैं, टेलीस्कोप का क्या काम है? फोटो लेना। जैसे हबल टेलीस्कोप, जेम्स वेब, वो भी कहां पर है? यहीं पर है। एक बार चित्र बना लो, फिर आगे लिखवा दूंगा। क्या लिखवाऊंगा इधर ध्यान दो, एक बार देखें। मुख्य पहले मैं 3 ही लिखाऊंगा, फिर इन 3 के वर्गीकरण करेंगे हम। पोलर कौन सा है? विषुवत रेखा के आसपास कौन सा है? सूर्य तुल्यकालिक कौन कौन से हैं? 3 ये है मेन तो बताओ देंगे कौन कौन से हैं? LEO, MEO, GEO। LEO का पूरा नाम क्या है? निम्न भूकक्षा मध्यम भूकक्षा, और ये क्या है? भूतुल्यकालिक कक्षा। ऐसे नाम और आएंगे जिन इन्हीं के प्रकार हैं। बताओ देखिए, इसकी ऊंचाई बताओ। 162 से 2000 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर से 20,000 किलोमीटर तक, 20,000 किलोमीटर से 35,786 किलोमीटर तक। लेकिन जो रॉकेट है, प्रक्षेपण है, प्रक्षेपण कहां पे किया जाएगा? इसमें कहां किया जाता है? 900 से 1000 किलोमीटर पर, और ये 2000 से इसके बीच में 20,000 किलोमीटर तक, और ये एग्जैक्ट 35,786 किलोमीटर पर। समझ गए? इसमें उपग्रह कौन से छोड़े जाते हैं? सामान्यतः कौन से हैं? जनरली सुदूर संवेदी। कौन से हैं? सुदूर संवेदी। और इसमें नौवहन उपग्रह, इसमें संचार। मेन उद्देश्य तो यही है, लेकिन अभी प्रेजेंट में संचार उपग्रह यहां भी छोड़े गए हैं। एक 1 लाइन में पूछेगा तो आपको इस प्रकार से वर्गीकरण करना है। अच्छा, परिक्रमण काल, जैसे जैसे चलेंगे तो बढ़ेगा। परिक्रमण काल, परिक्रमण काल कितना रहता है इसमें? 90 मिनट से 128 मिनट। इसके बीच में पूरा एक चक्कर लगा देगा। 1 सेकंड में 8000 किलोमीटर चलता है, इतनी स्पीड में। कैसे चलेगा? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। एक बार थ्रस्ट देके छोड़ देंगे, वो चक्कर लगाता रहेगा। यहां पर परिक्रमण काल 2 से 10 दिन, और यहां पे एग्जैक्ट 23 घंटे, आगे 56 मिनट और 4 सेकंड। यही लगेगा इसमें तो। हाँ,
दिन, ये तो 1 डेढ़ 2 घंटे में ही, ये इतनी दूरी है ना, 20 किलोमीटर 20,000 किलोमीटर तक है। अच्छा दिन लिख दिया क्या, घंटे आएंगे, 2 से 10 घंटे। वो जितनी दूरी पर होगा उस हिसाब से, नियम वही ध्यान रखना कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी इसका वर्गीकरण आगे हम क्लासिफिकेशन कल कर लेंगे। लिख लो, देखें इसको। पृथ्वी की कक्षा, टॉपिक क्या है, पृथ्वी की कक्षा। पृथ्वी की कक्षा। बना लिया, इतनी जल्दी बना लेते हो, आजकल स्पीड बढ़ गई। नहीं सब तो है ही नहीं अपने, सुपर 50 में है ही नहीं। जिनका जल्दी एग्जाम नहीं है वो तसल्ली से आराम आराम से पढ़ना है, जुड़े रहना है, परिवार को पकड़ के रखना है। ठीक है, कोई चीज छूट नहीं जाए, तो हमें भी पता है। और कोचिंग में कोई नहीं कहता हो गई ठीक है, कोर्स हो गया ठीक है, क्योंकि आप तो एक ही सिद्धांत पे काम करते हैं। कौन से पे, कि मेरे पास सिर्फ क्या हो जाए एक बार हथियार, गोले दागने का काम तो फिर मेरा होगा बाद में। वो हथियार ही नहीं है, सामने वाला क्या लेके आ गया, तोप, अपने पास क्या है, बंदूकड़ी छोटी सी। दिव्यास्त्र आ गए, ब्रह्मास्त्र लेकर आ गया। गुरु द्रोणाचार्य के पास ब्रह्मास्त्र था, दिव्यास्त्र थे, कर्ण के पास थे, भगवान श्री कृष्ण को ध्यान था इस बात का। अच्छा एक बार और बता दो, देखें ये तो उपग्रह तो आप पहचान लोगे, लेकिन अंतरिक्ष स्टेशन कहां रहता है, इसी में, अंतरिक्ष स्टेशन। अच्छा दूसरा बताओ, दें सैटेलाइट कहां छोड़े जाते हैं, सैटेलाइट नहीं, वो क्या, कैमरा, टेलीस्कोप, टेलीस्कोप कहां छोड़े जाते हैं, जैसे हब्बल, हब्बल की जगह कौन आ गया अब, जेम्स वेब, जेम्स वेब, जेम्स वेब के बारे में दोबारा से पढ़ेंगे। मतलब ये एक्स्ट्रा बातें हैं, मिलान करवा लेता है कौन सी कक्षा में क्या है, बाकी पढ़ेंगे कल। धन्यवाद। क्योंकि आज नया बैच है, कुछ दिनों बाद तो नए बैच में आपको ही भेजेंगे, आप इतने तैयार हो जाएंगे स्टूडेंट्स। छोटे छोटे बैच BSTC वगैरह बैच तो आप ही चला लोगे अगली बार, मुझे पूरा विश्वास है। सही है ना, अपने को मिल करके पूरे शाहपुरा कैप्चर करना है मार्केट को। कौन कौन पढ़ा लेगा अगली बार, मई जून के बैचों में, मजाक की बात नहीं है, उस हिसाब से तैयार रहें, पढ़ाई करें। दोबारा से हाथ खड़े करना, दें देखो देखो, देख लो आप।
बीएसटीसी, पुलिस, इन बैचों में उतार देंगे आपको। सही है, क्योंकि बीएसटीसी के बच्चे कम से कम 400-500 बच्चे आके चले गए अपने यहाँ से। कल की जो मीटिंग थी, कोर मीटिंग, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया कि अपने बच्चों को उतार देंगे मैदान में। पढ़ाओ, कमाओ और मौज करो। सही है, और नौकरी लग जाओ। धन्यवाद।